मूवी की शुरुआत होती है न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट जॉन और उसकी वाइफ मैरी से, जो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और उनकी लाइफ किसी ड्रीम से कम नहीं होती। पर जैसा कि हर खुशी का पल का एक एक्सपायरी डेट होता है, कुछ ऐसा ही उनके कहानी में भी लिखा है। इसलिए एक समय घर लौटते दौरान मैरी को कोई भयानक और अजीब दिखने वाला क्रीचर उसे सामने दिखाई देता है, जिसके कारण वो कार का पूरा कंट्रोल खो देती है और उनकी कार बुरी तरह से क्रैश हो जाती है, जिसमें जॉन तो सर्वाइव कर जाता है, पर बदनसीब मैरी को गहरी चोट लग जाती है। मैरी के होश आने पर वो सबसे पहले जॉन से सवाल करती है कि क्या उसने भी उस क्रीचर को देखा, पर जॉन एकदम कंफ्यूज, उसने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। मैरी अब भी काफी सदमे में होती है और उसे तभी कुछ अजीब महसूस होने लगता है। बाद में सीटी स्कैन से पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, जिसे अब क्योर नहीं किया जा सकता। ये खबर मिलने पर दोनों पूरी तरह से टूट जाते हैं। जॉन को लगता है कि उस घटना का कुछ तो मैरी की बीमारी से संबंध है, इसलिए तुरंत उसी लोकेशन जाता है और अब उसकी नजर उसके कार पर पड़ती है, जहां उसे कोई अजीब तरह का निशान बना हुआ मिलता है। पर तभी जॉन को वही खबर मिलती है जिसका उसे सबसे बड़ा डर था, कि मैरी ने आखिर में दम तोड़ दिया। पर जॉन एक डरावनी खोज करता है। उसके वाइफ ने मरने से पहले रोंगटे खड़े कर देने वाले अजीब और मिस्टीरियस चित्र बनाकर छोड़े। ऊपर से हॉस्पिटल का नर्स पहेली में बताता है कि मैरी को पता था वो एंजल्स बनाने की कोशिश कर रही थी, और वो ये कहते ही अचानक से हवा हो जाता है, जिससे जॉन एकदम घबरा जाता है। अब 2 साल बीत जाते और जॉन अब भी अपने वाइफ के गम से उभरा नहीं होता, इसलिए सभी से तंग आकर अंत में लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ता है। पर अब जॉन के भी साथ कुछ अजीब घटने लगता है, क्योंकि उसकी गाड़ी चलते चलते ठप पड़ जाती है। उसका मोबाइल तक एकदम काम करना बंद कर देता है। वहीं उसकी घड़ी भी अजीब कारण से चलना बंद कर देती है। इतना कम नहीं था कि जब वो मदद के लिए नजदीक के घर जाता है, घर का मालिक गॉर्डन उसे गन पॉइंट पर अपने घर पर लॉक कर देता है। सबसे हैरानी की बात यह कि शेरिफ कॉनी के आने पर वो रिपोर्ट करता है कि जॉन पिछले 2 रात से उनके घर पर दस्तक दे रहा है। पर जॉन कॉनी को समझाने में कामयाब हो जाता है कि वो इंसान नहीं है। पर जॉन की मुसीबत अभी जस्ट शुरू ही हुई होती है, क्योंकि जब वो रात गुजारने के इरादे से मोटेल चेक इन करता है, उसे पता चलता है कि वो चमत्कार कारण से रिचमंड से सीधे पॉइंट प्लेजेंट टाउन पहुंच गया है, और वो भी कुछ ही घंटों में, जबकि यहाँ पहुँचने के लिए उसे 10 घंटे से ज्यादा का समय लगना चाहिए था। एक न्यूज़पेपर कॉलोनिस्ट होने के नाते उस पर सच्चाई का पता लगाने का जुनून सवार हो जाता है, और ऑफिसर कोनी के साथ टाउन के लोगों से पूछताछ करने के बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि इस टाउन में सच में कुछ अजीब घट रहा है। जैसे टाउन के लोगों को अजीब तरह की रोशनी, उन्हें अजीब फोन कॉल्स और कोई मौतमैन क्रीचर रात के अंधेरे में दिखाई देता है। कुछ लोगों का अनुभव इतना भयानक रहा कि उनकी आंखों पर रेड पैच बन गया। जॉन को और शॉक तब लगता है जब उनके बताए क्रीचर का चित्रण ठीक उसके वाइफ के बनाए ड्राइंग से मैच कर जाता है, और उसे एक पेड़ पर वही निशान मिलता है जो उसे अपने कार पर मिला था। हद तब हो जाती है जब जॉन को भी अजीब कॉल्स आने लगते हैं, पर क्योंकि जॉन को शक होता है कि इन सब के पीछे उसके पत्नी के हत्यारे का हाथ है, वो बिना डरे अपनी खोज जारी रखता है। अगली सुबह गॉर्डन उससे शेयर करता है कि पिछली रात कुछ ऐसी भयानक चीज उसने मिरर में देखी जिसे वो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। उसे बाथरूम के सिंक से चीख सुनाई दे रही थी, और आखिर में कोई वॉइस जो उसे बार बार कहने की कोशिश कर रही थी कि 99 लोग मारे जाएंगे, डेनवर 9। उसकी हालत तब पतली हो गई जब उसे अपने हाथ पर एक नोट मिला जिस पर उसी क्रीचर का चित्र बना था, और जॉन को बताते दौरान वो अचानक से थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है और उसके कान से खून बहने लगता है। होश में आने के बाद जब वो जॉन के साथ इस बारे में चर्चा कर रहा था कि उनकी नजर न्यूज पर पड़ते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि न्यूज के अनुसार एक डेनवर 9 नाम का प्लेन कुछ देर पहले क्रैश हुआ जिसमें 99 लोग मारे गए। इसका मतलब शायद वो सिर्फ कोई संदेश नहीं बल्कि भविष्यवाणी थी। ये सब अजीब घटना जानने के बाद कॉनी भी एक अजीब सपना शेयर करती है, जिसके अनुसार वो किसी समुद्र में डूबते चली जा रही है और उसके इर्द गिर्द काफी सारे गिफ्ट तैर रहे हैं, और कोई उसे उठो नंबर 37 कहकर पुकार रहा है। इससे पहले कि उसका सपना खत्म हो, हर बार उसकी नींद टूट जाती है। अगले दिन गॉर्डन सबसे बड़ी जानकारी शेयर करता है कि पिछले रात उसका सामना उसी के साथ हुआ जिसने उसे प्लेन क्रैश की भविष्यवाणी दी। उसकी मौजूदगी इतनी शक्तिशाली थी कि इर्द गिर्द तेज रोशनी चमकने लगी, और अचानक उसे पेनफुल गर्मी होने लगी और उसकी सांस थमने लगी। हैरानी की बात ये कि वो देखने में तो इंसान सा था, पर उसमें कुछ तो ऐसी बात थी जो काफी भयानक थी। इस बार उसने उसे एक और भविष्यवाणी पहेली में बताई कि टाउन के बराबर इक्वेटर में 300 लोग मारे जाएंगे,
और उसके ठीक अगले दिन कुछ ऐसा ही घटा। पर ये घटना यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जब जॉन कॉनी के साथ मिलकर किसी फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स को चेक कर रहा होता है, उसे गॉर्डन का कॉल आता है कि वही भविष्यवाणी बताने वाला इंसान उसके साथ अभी मौजूद है। जॉन के रोंगटे तब खड़े हो जाते हैं जब वो उसके ऐसे पर्सनल जानकारी शेयर करता है जो उसके अलावा किसी को भी पता नहीं, ये दर्शाने के लिए कि मानो उसे धरती पर हो रही सारी जानकारी का पता है। जॉन फिर तभी उसकी परीक्षा लेता है, अपनी घड़ी को जूते में फेंक कर उससे सवाल करता है, पर वो बिना देखे डिटेल में बताता है कि उसकी घड़ी अभी कहाँ है। हद तब हो जाती है जब जॉन के एक और सवाल पर उसके नॉवल के किसी स्पेसिफिक पेज के स्पेसिफिक लाइन को बिना पढ़े वो नरेट करता है। इतना ही नहीं, वो जॉन का माइंड भी रीड कर पाता है कि वो अभी क्या सोच रहा है और उसका माइंड स्टेट क्या है। वहीं दूसरी तरफ कॉनी उसे पकड़ने के लिए गॉर्डन के घर के लिए भागती है और इस तरफ जॉन पूरा घबराया हिम्मत करके उससे सवाल करता है कि आखिर उसके वाइफ को हुआ क्या। पर वो फिर से पहेली में जवाब देता है कि वो मैरी को आंखों से नहीं ढूंढ पाएगा, पर उसे समय आने पर देख पाएगा। और फिर फोन एक लाउड स्कॉर्चिंग नॉइज से कट हो जाती है। वहीं जब कॉनी गॉर्डन के घर पहुंचती है तो वो सरप्राइजिंगली बताता है कि वो पूरे समय से सोया हुआ था। कॉनी को अब सवाल आता है कि फिर आखिर कॉल करने वाला कौन था। जॉन अब बिल्कुल भी कंफ्यूज, वो अपने कनेक्शन की मदद से एक थियरिस्ट को कांटेक्ट करता है जिसने ऐसी घटना पर रिसर्च कर चुका है और उससे मिलने पर अब उस क्रीचर के रहस्य के बारे में रिवील होता है। दरअसल एंशिएंट कल्चर्स के अनुसार वो क्रीचर एक मौत है जो कभी न मरने वाले आत्मा के नर्क के दुनिया में ट्रैप्ड है और जो मरने वालों को वॉर्न करने की कोशिश करता है, जिसका अस्तित्व कई केव पेंटिंग में भी देखा गया है। वो सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जिनके साथ कुछ भयंकर घटने वाला होता है, यानी कि वो मैरी को भी उसके ट्यूमर के लिए वॉर्न करने की कोशिश कर रहा था, जो मैरी को पता नहीं था कि उसे काफी समय से था। वो बताता है कि वो हर इंसान को उसी तरह दिखाई देता है जिसके तलाश में वो होते हैं। जैसे धार्मिक गॉर्डन को वो एक भगवान की तरह नजर आता है। उसे ये सब इसलिए पता है क्योंकि उसे भी वही क्रीचर दिखाई देने लगा था और उसने लोगों को आगे होने वाली घटना के बारे में वॉर्न करने की कोशिश की, पर लोग उसे पागल समझने लगे, जिसके कारण उसके फैमिली ने भी उसे छोड़ दिया। वहीं पुलिस उसी पर शक करने लगी और इसी के कारण उसे 5 साल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में समय बिताना पड़ा, जिसके कारण उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए उसने इस रिसर्च के पीछे अपना काम बंद कर दिया। पर जॉन को सवाल आता है कि वो क्रीचर सीधे उन्हें क्यों नहीं बताता अगर उसका मकसद ही उन्हें वॉर्न करने का है, पर इसका जवाब उसके पास नहीं होता। पर वो जॉन को सलाह देता है कि उसे तुरंत वो टाउन छोड़ देना चाहिए, वरना उसके साथ भी कुछ भयंकर होगा। एक तरफ जॉन को कोई खास जानकारी नहीं मिलती जिसका वो फायदा उठा सके, वहीं दूसरी तरफ अनजान कारण से गॉर्डन जंगल में मरा मिलता है। जॉन को खुद को अब अजीब विजन्स आने लगते हैं जहां वो खुद को चोट पहुंचा रहा होता है और अब उसे मैरी दिखाई देने लगती है। वहीं सबसे बड़ी हैरानी की कॉनी से कोई वुमन जॉन के बारे में पूछताछ कर रही थी। बाद में जॉन को पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ ही थी। पर कैसे? जॉन अब एकदम पागल होने लगता है कि उसके साथ ये सब क्या चल रहा है, आखिर क्या कारण है कि वो चमत्कार कारण से यहाँ पहुंचा। फिर तभी उसके बॉस का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसे पॉइंट प्लेजेंट टाउन में केमिकल प्लांट के उद्घाटन के लिए सिटी के गवर्नर आने वाले हैं, जिसका उसे इंटरव्यू लेना है। पर जैसे ही वो बॉस को हाँ में कंफर्म करता है, उसका वॉइस मेल प्ले होने लगता है, जिसे ध्यान से सुनने पर वो एक मैसेज निकलता है कि रिवर ओहायो पर कोई गंभीर घटना घटने वाली है। और अब उसके दिमाग में कुछ चमकता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि उसका यहाँ अचानक से पहुँचना यही वार्निंग थी कि वो भविष्य में यहाँ इंटरव्यू के लिए आने वाला है, जहाँ उस केमिकल प्लांट में कोई घटना घटने वाली है और जिसे उसे रोकना है ताकि प्रोफेसी को बदला जा सके। यानी कि वो क्रीचर अब तक उसे वार्न कर रहा था। जॉन तुरंत कॉनी को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी ड्यूटी वहीं लगी होती है, पर वो उसके बातों पर विश्वास नहीं करती। अब कोई और चारा नहीं, इसलिए वो गवर्नर को वार्न करने की कोशिश करता है, पर वो इसमें भी फेल हो जाता है। और उसके होश तब उड़ जाते हैं जब केमिकल प्लांट का उद्घाटन सफल साबित होता है और वहाँ कोई भी घटना नहीं घटती। और तभी उसे एक अजीब मैसेज मिलता है कि उसे उसकी वाइफ का उसके घर कॉल आएगा। अब जॉन एकदम खुश लॉन्ग ड्राइव करते हुए अपने घर पहुंचकर फोन का इंतजार करने लगता है, पर वो अनजान कॉल आने से पहले कॉनी उसे कॉल करके समझाती कि वो जिसके पीछे भाग रहा है वो सच्चाई नहीं है, उसकी पत्नी कब की गुजर गई और उसे इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि उसे आने वाला कॉल शायद से होक्स है। अब जॉन भी रियलाइज करने लगता है कि शायद वो सच है, इसलिए फोन रिंग करने पर वो गुस्से में उसे तोड़ देता है। पर हैरानी की बात ये कि वो बिना कनेक्शन के भी अब भी रिंग कर रहा होता है और जैसे ही जॉन उसे फिर भी इग्नोर करके निकल जाता है, वो फोन तुरंत बंद हो जाता है।
जॉन अब तुरंत टाउन के लिए निकल पड़ता है, पर टाउन से कनेक्टेड ब्रिज पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसके बीच कॉनी भी फंस जाती है। पर जब जॉन छानबीन करने के इरादे से कार से बाहर निकलता है, उसे ब्रिज से किसी कड़कड़ाहट की गूंज सुनाई देती है और फिर उसी पल उसे उसी प्रोफेसी की विस्पर सुनाई देने लगती है। और अब उसके दिमाग में प्रोफेसी का रहस्य चमकता है कि वो घटना केमिकल प्लांट में नहीं बल्कि ओहायो रिवर से कनेक्टेड ब्रिज पर घटने वाली है। पर तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि इससे पहले जॉन सभी को आगाह करे वो ब्रिज पूरा ढह जाता है, जिसमें कॉनी भी डूबने लगती है और उसके इर्द गिर्द बॉक्स दिखाई देते हैं, यानी कि कॉनी का भी सपना उसका प्रोफेसी था। लकीली जॉन उसे देख लेता है और समय रहते उसे बचा लेता है। जांच पड़ताल के बाद मालूम पड़ता है कि इस घटना में 36 लोग मारे गए, वहीं कॉनी 37 शिकार थी, जिससे अब उसे समझ आता है कि आखिर क्यों उसे अपने सपने में कोई नंबर 37 करके पुकार रहा था। और फिर मूवी की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है और क्रेडिट सीन के दौरान मूवी ये बताने की कोशिश करती कि रियलिटी में इस घटना के पीछे के असली कारण का पता नहीं चल सका। वहीं घटना के बाद भी मॉथमैन देखा गया टाउन में और फिर मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब मूवी खत्म होने के बाद हमें कुछ पहली समझ आती है, जैसे जॉन को उसकी वाइफ क्यों दिखाई दे रही थी। वेल, अगर आप थियरीज की बात पर अगर गौर करोगे तो क्रीचर उन्हें वैसे ही दिखाई देता है जिसकी खोज में वो होते हैं। जैसे जॉन के केस में वो उसके वाइफ के मरने के कारण के पीछे लगा होता है। जॉन को वो मैसेज भी इसलिए मिलता है ताकि वो कॉल के बहाने घर लौटे और वो उस घटना का शिकार न बने, क्योंकि उसकी प्रोफेसी में भी उस घटना में मरना लिखा था। पर लकीली वो ब्रिज से पहले ही अटक जाता है, जिसके कारण वो बच जाता है। एक और चीज रिवील होती है कि ब्रिज के घटना में मारे गए लोग वही लोग थे जिन्हें क्रीचर दिखाई दिया था। पर अब भी कुछ अनआंसर्ड सवाल है, जैसे वो क्रीचर को अगर वॉर्न करना ही था तो वो भाई सीधे सीधे सरल भाषा में वॉर्न क्यों नहीं करता। पहेली बूझने की क्या जरूरत है, जिसके कारण कई लोग मारे गए। और वो कौन था जो जॉन के भेस में 2 बार गॉर्डन के घर मदद के लिए दस्तक दिया था, और इससे आखिर हुआ क्या और गॉर्डन के मरने का कारण क्या था। आई विश मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे पाता, पर ये पूरे मूवी में या इस घटना पर लिखी नॉवल या किसी भी आर्टिकल में नहीं दिया है। आप सवाल उठाते कि क्या सच में उस टाउन में ऐसी कोई घटना घटी। वेल, मूवी रिलीज के बाद ये टाउन मॉथमैन के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गया, पर इस घटना पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक्सपर्ट्स को कहीं भी या कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो क्रीचर के एग्जिस्टेंस को साबित कर सके। यहाँ तक कि मूवी में क्लेम किया गया कि क्रीचर का अस्तित्व केव्स और एंशिएंट स्कल्पचर्स में पाए जा सकते हैं, पर मेरे दिन रात की रिसर्च के बाद भी मुझे ऐसी कोई भी आर्टिकल या मटेरियल नहीं मिली। इनफैक्ट इसका नाम भी खुद टाउन के लोगों ने दिया, बेस्ड ऑन बैटमैन मूवी जो उस समय फेमस था। वहीं मूवी के अनुसार ब्रिज के घटना का कारण का कभी पता ही नहीं चला, पर सच्चाई ये है कि इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जिसमें पता चला कि कुछ पार्ट्स में क्रैक पड़ने के कारण अचानक से वजन के कारण मैसिव शॉकवेव पैदा हुआ, जिसके वजह से ब्रिज कमजोर होकर ढह गया। मूवी में ये भी बताया कि इस घटना के बाद भी क्रीचर को टाउन में देखा गया था, जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार क्रीचर उसके बाद कभी भी कहीं भी दिखाई नहीं दिया गया। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार या तो टाउन के लोगों ने इसे सैंडहिल क्रेन्स या आउल बर्ड से मिस्टेक किया, या तो टाउन के लोग मास हिस्टीरिया का शिकार बने, जहां कुछ लोगों की इरेशनल बिलीव्स दूसरों में तेजी से फैली, जिसके कारण जिन्होंने उस क्रीचर को देखा भी नहीं था वो भी इस पर कट्टर तरीके से विश्वास करने लगे। मेरे ख्याल से ये सब फेक न्यूज है, क्योंकि हमने मोस्टली ये देखा है कि यूएस के छोटे टाउन के लोग जानबूझकर फेक स्टोरी बनाते हैं ताकि उनका टाउन फेमस हो, जिसके कारण उनका टूरिज्म बढ़े, जो कि एक्चुअली में वही साबित हुआ, क्योंकि उनका टाउन रातों रात पॉपुलर हो गया, जहां मॉथमैन की म्यूजियम बनाए गए और अब हर साल उस क्रीचर के नाम पर फेस्टिवल भी होता है, जहां हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इसलिए कोई भी आसानी से अमेरिका के एलियंस की कहानी या मिथोलॉजिकल कहानी पर विश्वास करना मुश्किल होता है।